नमस्कार दोस्तों। आज मेरा ऑनर है कि मेरे साथ स्वयं डॉक्टर विक्रम सिंह जी बैठे हैं। इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और मुद्दा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आग लगी है पूरे भारत में और आग जो लगी है, क्या ये बुझनी चाहिए, बढ़नी चाहिए और इसका हल क्या है? आपको मालूम है यूपी में जो जहांगीर में जो कुछ हुआ है और वहाँ पर जो न्यूज़ आ रही है कि किस तरह से बोली लगाई जाती है लड़कियों के ऊपर। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो सिर्फ पहली बार बाहर नहीं आई, ये पहले भी आई है लेकिन दबा दिया गया। लेकिन इस बार इसे दबाना नहीं चाहिए एंड वी शुड बी अवेयर व्हाट इज हैपनिंग। इसको डिटेल में बात करेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है, यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है और जो बाकी का इकोसिस्टम है पूरे भारत में वो कैसे इनको सपोर्ट या नॉट सपोर्ट कर रहा है। सर, जय सिया राम, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। जय सिया राम सुमित जी, बड़ी कृपा की आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पे मुझे सेवा का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, जो यूपी में हुआ है, जो ये एक इंसिडेंट है, इज इट अ वन टाइम इंसिडेंट? ये हर रोज हो रहा है और क्या जो इकोसिस्टम पीछे जो उसको सपोर्ट करता है, क्या इसके ऊपर भी काज गिरेगी या ये सिर्फ जो किताबों में ये ऐसी खत्म हो जाएगा एक दो दिन की न्यूज़ के बाद? सुमित जी, आपको थोड़ा मुझे समय देना पड़ेगा। मामला इतना गंभीर है कि इसमें मुझे कम से कम आपको 3-4 मिनट लगेंगे पूरा उसका बैकड्रॉप इकोसिस्टम एक्सप्लेन करने में। बलरामपुर एक सीमावर्ती जनपद है उत्तर प्रदेश का, बहुत ही छोटा जिला है और देवी पाटन शक्तिपीठ वहां पर है, जो कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी वहां करके सर्वे सर्वा है और नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है। यूपी के 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है और उसमें एक बलरामपुर भी है। 1995 के दशक से ही ये शुरू हो गया था। आईएसआई का प्लान था कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जाए, नाजायज मदरसे पेट्रो डॉलर से और मिडिल ईस्ट से ला करके ज़कात के पैसों से नाजायज मदरसे और मस्जिदें बनाए जाना। और तभी ये हुआ था कि हबीब बैंक और राष्ट्रीय बैंक ऑफ नेपाल से मिल करके इन्होंने विलय करके एक हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान वहां बनाया था नेपाल में। अब ये जो आपका हिमालयन बैंक है, इसकी सारी शाखाएं इंडो नेपाल बॉर्डर पे हैं। उसमें केवल यूपी ही नहीं है, उसमें बंगाल भी है, उसमें बिहार भी है। पर्पस ये था कि बहावलपुर पाकिस्तान में जो नकली नोट छपते थे उनको लाके नेपाल और नेपाल के जरिए इसी हिमालयन बैंक के जरिए उसको भारत में इन्फिल्ट्रेट कर देना। और गोइंग रेट उस जमाने में बताते थे कि साहब आप 100 पाकिस्तानी नोट हिंदुस्तानी नोट नकली दीजिए और आपको 70 रुपए में उसका एक्सचेंज वगैरह हो जाता था। तो ये काफी दिन चला। जब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो ये धंधा करीब करीब बंद हो गया था। अब उसके बाद आते हैं छांगुर। छांगुर एक छोटा सा साइकिल पे ताबीज अंगूठी बेचने वाला एक मदारी किस्म का आदमी था और इसने जाकर के हाजी अली दरगाह मुंबई में जाकर के वहां पर भी जुमे के दिन या जुमेरात के दिन वहां पे लगाया करता था अपनी दुकान और यहाँ पर फेरी चलाता था। इसकी कोई औकात नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लेकिन ये इस तरीके का इसने भाव भंगिमा बना ली। आज इसकी भाव भंगिमा देखें, इसकी न टोपी इस्लामिक है, न इसकी मूछ इस्लामिक है, न इसके कपड़े इस्लामिक हैं। आप ये देखेंगे। और नाम क्या रखा? छांगुर। जैसे जो बहुत शातिर दिमाग के अपराधी होते हैं तो वो अपना नाम क्या रखते हैं? छांगुर, गल्लू, पप्पू, मुन्ना, सुज्जू, लल्लू, जिसे कि पता न लगे आप हैं क्या, किस बिरादरी के हैं। रखने को मुमताज अहमद रखते थे, सोहन लाल रखते थे, लेकिन आपने नहीं रखा, आपने छांगुर रखा। छांगुर कहते हैं जिसके हाथ में 6 उंगलियां होती हैं और उसको दिव्यांग होता है तो उसको छांगुर कहते हैं। लेकिन जिसके छांगुर होता है वो अपना नाम छांगुर नहीं रखता है, उसके पीछे भी रणनीति थी। अब इसके पास जो अब पाप का घड़ा भरता है, इसके पास फंडिंग पहले 106 करोड़ 40 अकाउंट में, 106 करोड़ 40 अकाउंट में। जब उसका पहला अनावरण हुआ एटीएस यूपी ने किया, और ये बात अभी से नहीं, मई 2022 से मामला शुरू हुआ था जब एप्लीकेशन पड़ी थी, जांच पहली शुरू हुई थी। प्रकरण चल रहा है ये 15 साल से, प्रकरण आज से नहीं चल रहा है, 15 साल से। लेकिन शिकायत आपके जो दूसरा सवाल का भाग ब मैं दे रहा हूं, ये इकोसिस्टम योगी राज्य में अगर इतना निर्लज्ज, बेशरम और करप्ट है और उसूलन रिश्वत लेने के आदी हो गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 2022 में जब कंप्लेंट हुई थी, इसका अनावरण यूपी एटीएस ने किया है, लोकल पुलिस ने नहीं किया। तो मेरा पहला सवाल यह है कि छांगुर के पास 106 करोड़ जब आए, और अब बताते हैं 500 करोड़ आए, रुपए में आए, करेंसी में आए, क्रिप्टो करेंसी में आए, हवाला में आए, लेकिन क्या एक स्टेशन हाउस ऑफिसर
इंस्पेक्टर, LIU, CO, SDM, तहसीलदार, DM, SSP सब क्या अफीम खा करके सो रहे थे? आपने तो इतने आप अनुभवी हैं। अगर मैं आज एक नई कार ले आऊं तो अगले दिन पुलिस वाले आके पूछने लगते हैं और तमाम लोग पूछते भाई आप मुबारक हो, ये गाड़ी आई कैसे, आपकी जरिया आमदनी क्या है? हिस्ट्री शीट का कॉलम नंबर 8 है जरिया आमदनी, जरिया माश। हालांकि अब वो उस पर ज्यादा सवाल जवाब, लेकिन इंटेलिजेंस कलेक्शन का मतलब ही यही होता है अकस्मात कोई धनाढ्य बन जाए, अकस्मात किसी के पास अवांछित गतिविधियां दिखाई पड़े, घोड़ा ये रखे, 6 जर्मन शेपर्ड्स ये रखे, 40 कमरों का अली बाबा 40 कमरे का मकान हवेली ये बना ले, एक सार्वजनिक तालाब को पटवा करके उसकी प्लॉटिंग करा दे, 40 कमरों के अंदर कंसर्टीना वायरिंग चारों तरफ लगा करके जिससे कि उसकी सुरक्षा होती रहे, और पूरा एनर्जी बैकअप जनरेटर पूरी उसकी तरीके से, आपका CCTV नेटवर्क जिसका रिमोट ही अपने पास रखता था। तो ऐसा क्या था इसके पास एकदम से इतनी माली हालात इसकी अच्छी हो गई? एक कन्वर्शन इसने सिंधी कपिल का कराया था, नीतू उर्फ नसरीन, और इनके मैंने थे कि रोड़ा पति का नाम था नवीन रोड़ा, वो हो गए जमालुद्दीन। जैसे ये जलालुद्दीन इसका नाम है असली, वो हो गए जमालुद्दीन। ये कहते हैं कि उनकी बेटी बीमार थी, हाजी अली दरगाह पे इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने उनकी बेटी को ठीक कर दिया, तो ये दोनों पति पत्नी कन्वर्ट हो गए। ठीक, मान ली आपकी बात, लेकिन आपके पाप में बराबर के हिस्सेदार कैसे बन गए, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार कैसे बन गए? और ये एक इनको ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बना दिया सुमित जी, कि देखो ये कहाँ पर थे, हमने इनको कहाँ लाके खड़ा कर दिया। इनके पास हाई एंड गाड़ियां हो गई, इनके पास प्लॉट हो गए, मकानात हो गए, फ्लैट हो गए, और बिल्कुल प्रॉपर्टी में बिल्कुल मौज ले रहे हैं अभी। तो तुम लोग भी कन्वर्ट हो जाओ। आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था इनकी रेट लिस्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रियों, सिख लड़कियों का रेट अलग, OBC बैकवर्ड का रेट अलग, अनुसूचित जात की लड़कियों का वोट रेट अलग, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 लाख से लेकर के ये 10 लाख तक का इसका रेंज करता था, 8 लाख तक का। और उस हिसाब से ये कन्वर्शन लव जिहाद करता था और धर्मांतरण कराता था। कितनी ही लड़कियों ने, दर्जनों ने आकर के ये बयान दिया कि जब हम शिकायत करने जाते थे तो बलरामपुर की अथॉरिटीज हमारी बात नहीं सुनती थी। पॉइंट नंबर 1, नहीं सुनती थी, ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वहीं बलरामपुर के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के स्टेनो की पत्नी संगीता इनकी बिजनेस पार्टनर है, और दोनों ने मिल करके प्रॉपर्टी ली है पुणे और नागपुर में। सुमित जी, जब इतने ज्यादा इसने नेक्सस फैलाए, आप क्या समझते हैं कि मदारी की ये औकात है कि जा करके प्रशासन को इतना इन्फिल्ट्रेट कर ले? नहीं हो सकता है। इसके पूरे फुटप्रिंट PFI के हैं और ISIS के हैं और ISI के हैं। मैं 3 ऑर्गेनाइजेशन बताऊं, PFI नंबर 1, ISIS का जो है जिहादी माइंडसेट, और ISI का शातिर दिमाग कैसे इन्फिल्ट्रेट करे एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप ये पूछेंगे कि आखिर वहां के लोगों ने क्या किया? वास्तविकता यह है कि वहां के लोगों ने मूक दर्शक बने रहे और बैकअप सपोर्ट दिया पूरा। यह असंभव है, मैं अपने कह सकते बहुत ही बड़ा नालायक, जब बहुत ही बड़ा भ्रष्ट वर्ल्ड लेवल का, या दोनों होगा तब जाकर के छांगुर पैदा होता है। ये नाली का केचुआ अजगर बन गया सुमित जी, और किसी ने नोटिस ने को ये मानने को तैयार नहीं। जो लड़कियां और जो लोग हैं, इसका जो ठेकेदार था जिसने मकान बनाया था, 13 करोड़ में उसने कहा था तुम मेरा मकान बनाओगे, और कह रहा 5 करोड़ दे करके उसने मुझे धमका दिया कि अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR करा देंगे, और करा दिया। इसी तरह लड़कियों ने भी कहा तुम कहीं चली जाओ, तुम्हारी FIR नहीं होगी, हम तुम्हारे खिलाफ FIR करा देंगे, और छांगुर ने और नीतू ने करा दिया। इनकी लोअर लेवल पे जो गिरफ्त और पकड़ थी वो वाकई में इतनी शर्मनाक निर्लज्जता की थी। लेकिन आपको जान के खुशी होगी सुमित जी कि इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और जांच बैठाई है, जो एंटी करप्शन और विजिलेंस की है, कि जो ऑफिसर्स विगत 5 साल में थे जिनके पास कंप्लेंट आई, उन्होंने कार्रवाई नहीं की बल्कि छांगुर की मदद की, तो उनके रोल, उनके एसेट्स और उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, और वो हो रही है। और यही बात नहीं है, अगर गैंग मेंबर में एक आदमी गोली चलाता लेकिन गैंग में 20 आदमी हैं तो सबके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलेगा। छांगुर के ऊपर तो चलेगा। ये जो सरकारी अफसर हैं जो बराबर के हिस्सेदार हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, वो भी PMLA से लेकर के जितनी भी धाराएं भारतीय न्याय संहिता में हैं जिसके ऊपर छांगुर के ऊपर लगाया गया है एज विलिंग एक्सेसरीज टू द क्राइम, एज को कॉन्स्पिरेटर, उनका भी भविष्य निहायत अंधकारमय है।
आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि इनको तो और बड़ा प्रसाद मिलना चाहिए। न केवल ये डिसमिस होने चाहिए, न केवल ये जेल जाने चाहिए, इनके जो एसेट्स हैं मूवेबल इमूवेबल वो भी सरकार को जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है जो छांगुर के ऊपर इन्होंने इस तरीके का विश्वासघात किया। इन्होंने अपराध थोड़ी किया है, इन्होंने देशद्रोह किया है सुमित जी। ये देशद्रोही हैं जिन लोगों ने इसे पैसा खाया। ये वास्तव में ये गाय के गोश्त के खाने से भी ज्यादा बदतर अगर कोई अपराध है तो इन कर्मचारियों अधिकारियों ने किया है जिन्होंने छांगुर की मदद की है। अब हम बात जानते हैं मासूमियत की। जी नहीं बोलिए कहते सर। हैं कि साहब ये बड़ा मासूम है। तुम अतीक अहमद माफिया, उसके साथ तुमने इलेक्शन कैंपेन किया है, तुम प्रमुख उसके कैनवसर थे। दद्दन मिश्रा जो श्रावस्ती से एमपी रह चुके हैं, उनका ये आरोप है इसने तो अपना घोड़ा तक दिया था अतीक को कि तुम बैठ के जाओ नामांकन करो। दांत काटी रोटी थी अतीक के साथ। बेशर्मो, बात यही खत्म नहीं हो रही है, बात यहां तक आती है ये और नीतू पुड्ढा, इसके यहां से जो दवाएं मिली है शक्तिवर्धक गोलियां। अब आप क्या बताऊं, आपका बड़ा सभ्य चैनल है, मैं और नहीं कहूंगा। नाना प्रकार के तेल, नाना प्रकार के शक्तिवर्धक कैप्सूल, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। और तुम नीतू के साथ 80 दिन एक ही कमरे में रहे। तो कह रहे थे ये मेरी बेटी है, गद्दा नीचे डाल दिया था। कमरा नंबर पहले 102 में 3 दिन रहे, उसके बाद कमरा नंबर 104 में आ लखनऊ के किसी होटल में। तो 80 दिन एक कमरे में जिसके साथ रहे वो बेटी तो नहीं हो सकती है, बेटी तो नहीं हो सकती है। बाकी तो ठीक है भाई, अगर बहुत प्लेटोनिक हो और वो बात अलग है, लेकिन जो प्रिजम्पशन होता है लॉ में कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह से रह रहा है तो आपके बारे में अवधारणा और प्रिजम्पशन क्या होगा वो जग जाहिर है। अब छांगुर के बारे में ये हम बताते हैं आपको, धमकाना, जबरन धन परिवर्तन कराना, रिश्वत लेना, मिडिल ईस्ट से पैसे प्राप्त करना जिसके बारे में किसी को का अनुमोदन नहीं है, धमका करके लोगों को घेरना, फर्जी एफआईआर लिखाना। फर्जी एफआईआर के साथ साथ आपने वहां पर इंडो नेपाल के, आप पूछेंगे इसका बड़ा ताना बाना बुनने की जरूरत क्या थी। आईएसआई का प्लान कोई आज का थोड़ी है। इंडो नेपाल बॉर्डर पे उसने डेमोग्राफी बदलने का ही यह ताना बाना था। नाजायज मदरसे, नाजायज मस्जिदें, 1308 मदरसे तो ऐसे पाए गए जो बिल्कुल नाजायज थे, डिमोलिशन भी शुरू हो गया है। और जहां पर 1970-75 तक एक भी मदरसा नहीं था, वहां पर हजारों की तादाद में अगर मदरसे आ जाएं तो मैं भी जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा आखिर ये हो कैसे गया। खैर, उनके बारे में स्क्रूटनाइजेशन वगैरह हो रहा है। आपको मैं एक चीज और बताऊंगा जो कि इससे रिलेटेड है। आप गूगल पे जाए, देखें मिर्जा दिलशाद बेग, मिर्जा दिलशाद बेग, दिलशाद बेग, हाँ मिर्जा दिलशाद बेग, ये देवरिया गोरखपुर के रहने वाले थे। नेपाल चले गए और पॉलिटिकली राइज करते करते आईएसआई के ये थे पिट्ठू, और रहने वाले भारत के थे। नेपाल चले गए, वहां की पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद वहां के डिप्टी स्पीकर तक गए। लेकिन जैसा उनके कर्म वैसे उनकी अंत, वहां पर उनकी हत्या सरेआम हो गई। तो अब लोग कहते हैं कि साहब वो भारत के अननोन गनमैन गए। भारत के अननोन गन क्यों करेंगे? ऐसे थर्ड क्लास काम भारत थोड़ी करता है। भारत बड़ा ऑनरेबल देश है, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता है, लॉ में विश्वास रखता है, मानवाधिकार में विश्वास रखता है। अब आप कह देंगे कनाडा में वो भी अननोन गनमैन ने क्या, क्यों करेंगे? भारत को बदनाम करने की ये बड़ी कुंसित और घटिया राजनीति है। मारे जा रहे हो अपने कर्म से, पन्नू को भी गोली किसी ने चलाई, कहते हैं अननोन गनमैन। तो जैसा तुमने कर्म किया तो बच्चे तुम्हारा अंत होगा। आप कुछ कह रहे थे सुमित जी? सर मैं ये कह रहा था कि झांगुर जो है ये एक आदमी का आप स्टोरी सुन रहे हैं। सर ये स्टोरी तो हमने बिहार में भी सुनी है, हमने झारखंड में सुनी है, हमने वेस्ट बंगाल में सुनी है। आपको लगता है कि झांगर इज ओनली वन ऑफ केस? ये तो सर आपकी गली गली में झांगुर यहाँ पे फिरते हैं। आपने झांगुर को पकड़ लिया, वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा, रात के 12 बजे कोर्ट खुलेगी, बरी हो जाएगा सर। तो ये सिस्टम चेंज कैसे होगा फिर? बहुत अच्छा कहा है। आज की रिपोर्ट ये है कि झांगुर का नेक्सस, गेस कीजिए आपने, तो बिहार और पश्चिम बंगाल की बात की है। 579 डिस्ट्रिक्ट्स में झांगुर का नेटवर्क है। 579 डिस्ट्रिक्ट्स में, दैट कट्स अक्रॉस नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, नॉट ओनली बिहार, नॉट ओनली पश्चिम बंगाल। जब प्रॉपर्टी खरीद रहा है नागपुर और पुणे में, आप इसका नेक्सस समझ सकते हैं। पीएफआई से अगर लिंक है तो केरला भी इसमें आएगा।
आप ये समझ लीजिए कि 500 करोड़ जब कोई देगा मिडिल ईस्ट का आदमी, वो तो खुद ही कहते हैं कि जब तक आप मोल भाव नहीं करते हैं सौदा हलाल नहीं होता है। तो सौदा हलाल करने के लिए उन्होंने खूब मोल भाव कर करके तब 500 करोड़ रुपए निकाले होंगे। और अभी तो इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। अब आपके सवाल का ये कहीं दब न जाए, सुप्रीम कोर्ट जाके इसको रिलीफ न मिले, इसका इन्वेस्टिगेशन एनआईए से होना चाहिए। यूपी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, मान लिया, लेकिन अभी तो मेरे सामने ये भी जवाब आना चाहिए कि 5 साल तक आप उठे क्यों नहीं। योगी महाराज जी की सरकार है, कम से कम अब तक तो छांगुर को वो दुर्गत होनी चाहिए थी, ये भूतकाल में चले जाते। मैं सही कह रहा हूं आपसे। ये अगर हम मेरे टाइम में अगर ये हुआ होता, ये उठ बैठ ना पाते, भूतकाल में पास्ट टेंस में चले जाते। ये इनकी वो दुर्गत की जाती और इनके एम्पायर की ये मटिया मेट लोग कहते कभी हुआ करते थे। और जो अफसर जिन्होंने ये किया था उनके साथ भी यही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ मामूली अपराध केवल भ्रष्टाचार थोड़ी किया है, उन्होंने सुमित जी देशद्रोह किया है। अब हम बात बताते हैं कि इतना आसान क्यों नहीं होगा। आप विगत 3 दिन के 4 दिन के डिबेट से उनको निकाल लीजिए, किसी भी चैनल में, इंग्लिश हिंदी में, किसी पे भी। आप ये देखेंगे कि अगर कोई कह रहा है छांगुर बहुत बदमाश है, छांगुर ने ये किया, पहले आप उसकी बात कीजिए। पहले वो शंकधर है वहां बरेली में, उसने कहा कि हमने इतनी मुसलमान लड़कियों का शुद्धिकरण किया, आपने उसके खिलाफ आपने बोलना शुरू किया। और आपको बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मुंह पे टेप लगाने की कोशिश। और जो शरीफ पैनलिस्ट होते हैं वो चुप भी हो जाते हैं, लेकिन जहां दुर्मुख होते हैं मेरे जैसे, हमने कहा अगर तुम बोले या तो एंकर महोदय इनको चुप करा दीजिए, वरना ये बराबर की सुनेंगे मुझसे कायदे से, वो भी चुप हो जाते हैं। उनको मालूम है तंदुरुस्ती हजार नियामत। मौलाना वगैरह आ जाते हैं तो उनको भी यही होता है कि मौलाना किसी को मुगालते मत, आजादी बात हो रही छांगुर की, आजादी आपने दिलाई, अब सुन ले कंटेस्ट की बात, आजादी हमने दिलाई। जिस दिन आजादी की बात करेंगे तो हम आजादी की भी बात करेंगे। और रही तुम्हारे बात, तुम्हारे से जिहादियों ने आजादी थोड़ी दिलाई है। तुम तो उसी की तरह छिपकली की तरह हो, जो छिपकली छत पे करेगी, अगर मैं हट जाऊं तो छत गिर जाएगी। तुम्हारी औकात वही छिपकली की तरह है। लेकिन डिरेल करने के लिए कि पहले आप उनके बारे में, हमने कहा तुम्हारे मुंह से, तो हमने कहा भी एंकर से, आप इनसे 6 घंटे बात कीजिए, आप 6 दिन बात कीजिए, इनके मुंह में बिल्कुल दही जमा, छांगुर के लिए एक लफ्ज नहीं कहेंगे। क्योंकि जो छांगुर को सपोर्ट कर रहा है वो आधा छांगुर खुद है, वो खुद जिहादी है। क्योंकि जब कंठ में वही अवधारणा है कि हमें गजवाए हिंद करना है, और ये गजवाए हिंद को भी मैं बता दूं, जिसको गजवाए हिंद का जज्बा है ना, जरा मुझे सेवा का मौका दे दें। मुझे ऐसे लोगों की सेवा करने का बड़ा जज्बा है, मुझे बहुत जज्बा है। और जहां जहां जब जैसे मिले गजवाए हिंद करने वाले, कहते सिर्फ मेरे साथ 6 घंटे रह लो, मैं तुम्हारा गजवाए हिंद का भूत अगर न उतरवा दूं, अगर न उतार दूं 6 घंटे में तुम्हारा गजवाए हिंद का भूत, तो मैं काहे को। ये गजवाए हिंद अफीमचियों की, चंडू खाने की, जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, न गजवाए हिंद संभव था, न संभव है, और न कभी लाखों साल कभी मुमकिन। सोचना भी मत। और कहीं ऐसा कोई सिलसिला मेरे ऐसा कहीं आ गया, वो तुम्हारे सपने को, तुम्हारे को बिल्कुल मटिया मेट कर देगा। जैसे सिगरेट का बट बूट के नीचे रख के रगड़ दिया जाता है, तुम्हारी भी वही हाल होगा। नो गजवाए हिंद। तो ये आजकल का अगर आप देखें तो ये ट्रेंड है। छांगुर की आलोचना नहीं करेंगे, ये कह देंगे साहब बुलडोजर बाबा का बिल्कुल गलत गिराएगा छांगुर का घर। तो हमने कहा भाई अगर गलत गिराया गया है तो आप जाकर के तो आप अपील कर दीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा न दीजिए। वो आप कराएंगे नहीं, चैनल पे आके भौंकने में आप इनको सुन लीजिए। बस सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 4 नोटिस दी गई। ग्राउंड रियलिटी ये है कि छांगुर को 4 नोटिस दी जा चुकी, तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की पूरी तरीके से उसकी गाइडलाइंस पूरी की जा चुकी है, उसमें कोई त्रुटि नहीं। लीगली मॉरली दे आर एब्सोल्युटली राइट। तो अब हम बात करते हैं इसके कि क्यों छांगुर को सपोर्ट, छांगुर के डिमोलिशन को गलत। फिर हमारे बेगुनाह नौजवानों को जेल में डाल दिया जाता है 3 साल बाद, 5 साल बाद, कहते हैं कि ये बेगुनाह बरी किए जाते हैं। उनका बेगुनाह नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट में छूटे, बाइज्जत नहीं बरी किए गए। ये तो कहिए कि एनआईए का भला हो, एटीएस का भला हो कि उन्होंने अपील नहीं की दूसरे कोर्ट में, वरना करना चाहिए था, वरना करना चाहिए था इनको। अपने अपील नहीं की, लेकिन अगर छूट गए, आप जो कहना हमारे बेगुनाह, बेगुनाह नहीं है, वो गुनहगार हैं, लेकिन सबूत पूरे नहीं रख पाई एजेंसी। और आपके वकील जो हिंदुस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वकील थे, उनकी पैरवी की बदौलत आपका जो हलाल सर्टिफिकेट वगैरह की कमाई का पैसा यही तो जा रहा है।
अब आप तो सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरह के वकील जो आपके फुटपाथ या अपराधियों के लिए खड़े हो जाते हैं, अब आप सोच भी नहीं सकते कि वकील को कभी इनसे बात कर लें। ये तो बात करने के 15 लाख लेते हैं, केस का तो लेंगे 50 लाख, और इनके लिए खड़े होते हैं। तो ठीक है भाई, हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या लड़ेगा, लेकिन ये कहना कि बेगुनाह है, बेगुनाह नहीं है। इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है तो उस हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में आपको रिलीज हो जाते हैं, बाइज्जत बरी नहीं होते हैं। क्योंकि अगर बाइज्जत बरी होंगे तो जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार आपको है। और अगर आपने कोई परवर्स इन्वेस्टिगेशन किया है, प्रेजुडिस्ड इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और ये समझते हैं कि जैसे कुटिल दिमाग इनका है, वैसे कुटिल दिमाग हम पुलिस वालों का भी है। हम ऐसा ही कुटिल दिमाग हमारा क्या, हमारी दुश्मनी थोड़ी है। हाँ, लेकिन अगर आपने कानून तोड़ा है, आपने एंटी नेशनल एक्टिविटीज की हैं, तो प्रसाद तो आप पाएंगे बेभाव। और प्रसाद जैसे होंगे देवता, वैसा होगा दर्शन। फिर ऐसा नहीं होगा केवल लाल दवा लग करके निकल जाए। आप जिसके पात्र हैं, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा आपको मिलेगा। ये मैंने किया है। बड़े से बड़े जो ये चरमपंथी आते हैं, इनको आप इनकी चीज तो छोट भाइयों की बात कर रहे हैं ना। आपने देखिए, अलकायदा का नंबर 2 था सैयद मोहम्मद उमर शेख। डेट पे जाइएगा, सैयद मोहम्मद उमर शेख, अलकायदा सेकंड ओनली टू उसामा बिन लादेन। वो भी इन्हीं की तरफ भौंकता था। इनकाउंटर हुआ, हमारे इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव शहीद हुए, एक सिपाही और शहीद हुआ, लेकिन 5 होस्टेजेस अमेरिका के, इंग्लैंड के हम लोगों ने जिंदा बचाया सहारनपुर में। ये भी भौंक रहा था सैयद मोहम्मद उमर शेख। हमने कहा बच्चों तुम आओ तो भाई, खिदमत करना तो हमारा काम है। हम लोग बहुत सेवा भाव से काम करते हैं। हम लोग की सेवा ऐसी होती है कि तुम्हारे नाती पोतों को तुम सुनाओ कि तुम्हारी कोई सेवा हुई थी मेरठ की जेलों में। बहरहाल उनकी खातिर तवाज़ुन, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन ये जो जज्बा और ये तुम्हारा जुनून है ना, तुम तो अलकायदा के नंबर 2 हो ना। तुम्हारा जुनून, तुम रह जाओ 2-3 दिन, अभी तो हमने रिमांड पे 14 दिन के लिए लिया है, जुनून तुम्हारा भी उतर जाएगा, और उतरा भी। अब वो दिमाग का पैदल उसने क्या किया, अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी, सब तार काट दिए। ब्लैक बेल्टर था, तो एक सिपाही खाना और पानी लेके आया तो उसी को पटक करके मारा, उसके हाथ पैर टूट गए। बात आई तो फिर हमने कहा भाई तो उसको दस्तयाब कीजिए। तो मेरठ का सिपाही तो वैसे भी बड़ा मजबूत होता है, घर में घी दूध और मक्खन का पूरा इंतजाम होता है। अब वो गए उनके ऊपर, तो अब कहते हैं ना, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया गया। गैर मुनासिब नहीं, मुनासिब चोट। अब वो क्या हालात थे, कैसे थे, उसके बदन पे 10 फ्रैक्चर। और सस्ते के ज़माने में जब फिएट कार आती थी 20,000 रुपए की, मारुति आती थी शायद 1 लाख की, तो उनका प्राइवेट अस्पताल में बिल आया 28 लाख का। तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर, क्योंकि ब्रिटिश सिटीजन था, तो उसने कहा कि इसका बिल आप देंगे? हम तो 54 नहीं देंगे, आप दीजिए। आपका क्रिमिनल है, आपका सिटीजन है, तो हम तो नहीं देंगे। हम तो 500 रुपये हम एंटाइटल देंगे, 500 रुपये हम दे देंगे, जिसमें चाहे लाल दवा लगा, चाहे च्यवनप्राश खाए, चाहे वो हल्दी रगड़े, हम इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। खैर ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो किया, बाद में तो खैर कंधार हाई जैकिंग हुई जो इंडियन एयरलाइंस की, उसमें जो रिलीज हुए टेररिस्ट अजहर मसूद और ये भी सैयद मोहम्मद उमर शेख और एक चरमपंथी और, वो रिलीज हुआ था। तो मैं इनको बता दूं, इनको एक दफ़ा करके कायदे से इनका इलाज कर दिया जाए। तो आपके सवाल पे, जब 579 जिलों में इसका नेटवर्क है, जब पैन इंडिया इसका नेक्सस है, तो हम सिर्फ बात यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की ना करें। हम बात करें कि जितने छांगुर हैं, पीएफआई हैं, डॉक्टर जाकिर नायक हैं और इस तरीके के। लेकिन जब अपने सिक्के खोटे हों तो गैरों की बनाती है। हमारे यहाँ के शीर्षस्थ राजनेता क्या कहते हैं मालूम है? ओसामा जी, फिज जी, जाकिर नायक अमन का फरिश्ता, नेशनल पुलिस एकेडमी में जाकिर नायक के व्याख्यान करा रहे हैं। ये कौन सी विभूति है? तो सुमित जी, पहले तो हम जरा इसको देख लें। और ऑल इंडिया पैन इन्वेस्टिगेशन, नॉट ओनली बाय एनआईए, बाय सीबीआई, ऑल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, सो दैट a database and a white paper is prepared, shared with all the police forces। कि दोबारा रेप्लिकेशन तो छोड़ दीजिए, दोबारा कोई दुस्साहस न करे, इस तरीके की आंख उठाने की कोशिश करे हमारे ऊपर, ये भारत माँ के ऊपर। और करेगा तो उसके परिणाम होंगे, भोगना पड़ेगा उसको और उनके स्पॉन्सर्स को। सर जब मैं आपकी बात सुनता हूं ना, जैसे आप जुनून से बात करते हैं कि इनको पैरों के नीचे खुचलना है, तो गर्व होता है कि आपके जैसे लोग भी हैं जिन्होंने देश की सेवा करी है। पर कितने ऐसे हैं जो विक्रम सिंह जी की तरह काम भी किया हो और बोलते हो और सामने दिखाए हो कि ये तरीका है। सर जहां पर पूरा सिस्टम
कोर्ट सिस्टम्स इनके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस इस तरह से की गई कि इनको सपोर्ट किया जाता है। हमारे नेता, आपने बिल्कुल सही कहा, इन नेताओं के बिना, ये सपोर्ट के बिना ये इतने बड़े नहीं हो सकते। ये चांगुर जैसे कॉकरोच, ये जो आज इतने बड़े हो गए हैं, वो नेता बीच में इन्वॉल्व हैं। और अभी अभी तो बहरीन में आईएसआई और आर्मी चीफ्स जहां पे बैठे हों, वहां पर हमारे राहुल बाबा वहां पे पहुंचे हों, वहां पर, हाँ, वहां पर बैठे हों और टूल किट तैयार कर रहे हों। आपको क्या लगता है सर, वहां पे टूल किट्स नहीं बन रही हैं? और क्या हमारी गवर्नमेंट को नहीं मालूम? क्या हमारे लोगों को, मीडिया को नहीं मालूम? आप सिस्टम देखिए, मीडिया, कोर्ट्स, ऑपोजिशन, आपके जितने भी ये पुलिस के अधिकारी हैं, सॉरी टू से, एवरीबडी इस कबाल के साथ जुड़ा हुआ है। उस सिस्टम में से फिर आप कहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यू भी आपको पूरी करनी है, हम अननोन गनमैन को यूज नहीं करते हैं। कैसे बचेगा सिस्टम सर? कैसे देश बचेगा? बिल्कुल बचेगा। आज आपने जागरूक, आप ऐसे लोगों ने देश को जागरूक कर दिया। मैं तो अपने को काफी चिंतनशील व्यक्ति मानता हूं, लेकिन जब से आप लोगों ने आकर के कंट्रीब्यूट करने शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, मेरा जानकारी का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। और मेरी छोड़ दीजिए, बाहर जो मेरे ऑफिस के जो पीएन है, जो मेरा ड्राइवर है, वो भी आज इतना जागरूक है जितना आज से 15 साल पहले मैं नहीं था एज डीजीपी उत्तर प्रदेश। सोशल मीडिया ने ये क्रांति ले दी है कि ये जो थूक जिहाद, मलमूत्र जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद, ये जो तमाम जिहादी माइंडसेट है, आज एक्सपोज्ड है। इंग्लैंड की आप बात कर लें, वहां तो 1400 लड़कियों का इसी तरीके से बलात्कार, वहां भी अब देखें, पहले इसको कालीन के अंदर से, इट वाज स्वेप्ट अंडरनीथ द कार्पेट, और किसी ने बात नहीं किया, क्योंकि इस्लामोफोबिक हो जाएंगे। तुमको 1400 बच्चियों की और परिवारों की इज्जत का ख्याल नहीं रहा, और तुमने जो कि तुम्हारे ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस माना जाता था इम्पार्शियलिटी के लिए, तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाई कि तुमने ऐसे। अभी तो आप देखिए, मैनचेस्टर की एक क्लिप आई है जिसमें 2 पाकिस्तानी लड़कियों ने एक पुलिस वुमन को इतना मारा, उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ, आपकी छाती फट जाएगी उसको देख करके। मैं नॉर्मली कमेंट नहीं करता, मैंने कहा कि मेरे दिल में एक अरमान आ रहा है कि ये 2 लड़के काश मेरे चार्ज में होते, काश मेरे चार्ज में होते, तो मैं बताता जितना खून इसने इस लड़की का बहाया है। क्योंकि मज़ाहिमत कहते हैं पुलिस के ऊपर आक्रमण, मज़ाहिमत वाला सलामत नहीं रहता है, मतलब मुजाहिमत वाला सलामत नहीं रहता है। वहां पे ये कहते हैं कि उस गांव में जाकर के पूरे घर बार सब तबाह हो जाते थे, जिसको कहते हैं लाचिरागी। लाचिरागी शब्द है कि चिराग जलाने वाला तुम्हारे घर में नहीं रहेगा। तुमने हिम्मत कैसे की वर्दी के ऊपर हाथ उठाने की? ये ट्रेडिशन है हमारा। इंग्लैंड ने तो जो सो किया सो भोग रहे हैं, और आपने जो कहा कि वहां पर जो भोग रहे हैं, आप अगर देखें नेट पे इतनी खराब पिक्चरें आ रही हैं सादिक खान के बारे में, वहां के जो इस्लामाइजेशन और जो जिहादी लोग जो कर रहे हैं, एक शरीफ ब्रिटिशर का वहां पर बैठना मुश्किल हो गया है। एक शरीफ ब्रिटिशर या हिंदू बच्चा स्कूल जाता है, कहता है कि ये पाकिस्तानी लड़के लड़कियां हमारे खाने में बीफ डाल देते हैं, फेंक देते हैं, कहते हैं तुम मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरह के सर है। और फिर जब पुलिस के पास जाते हैं कि साहब ये आपका प्राइवेट मामला, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती है, तो तनख्वाह किस बात की ले रहे हो तुम? अगर एक ब्रिटिश औरत ने इनको क्रिटिसाइज किया तो और कोई, जैसे हिंदुस्तान में है ना, ना 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 ना, ये गांधी जी की बकरी है, इस तरफ मत देखिए आप, ना ना, ये कुछ नहीं कर, बड़े मासूम है ये। आपने वहां पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, यहाँ पर भी आप अगर बोल देंगे, आप तो साहब बड़े सांप्रदायिक हैं, आप तो अकलियतों के बिल्कुल मुखालिफ हैं, आप तो माइनॉरिटीज के बिल्कुल खिलाफ बोलते हैं। माइनॉरिटीज के नहीं, मेरे शब्द में एक बार भी हिंदू मुस्लिम नहीं आएगा, मेरे बातों में केवल अपराधी आएगा। हाँ, किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वो तुम्हारी ही बिरादरी का क्यों ना हो, नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर वो होंगे तो परिणाम तो भोगने पड़ेंगे लल्लू, और तुम्हारी बिरादरी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तुम्हारी बिरादरी, अब वो एटमॉस्फेयर आ गया है कि बिरादरी के कुकृत्य और कुकर्म सर्वत्र जग जाहिर है, सर्वत्र जग जाहिर है, और जीरो टॉलरेंस के लेवल पे अब आ गया है। पहले तो मासूमियत हम बेचारे कर ही क्या सकते हैं, हम तो वैसे भी 5% हैं, हम तो वैसे भी 14%, और कितने परसेंट है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। गुंडागर्दी छज्जर के कहीं जाकर के बस्ती में जाके पहले एक मकान ले लो, 5 लाख का मकान 25 लाख में ले लो, उसके बाद बढ़ाते चले जाओ राइट लेफ्ट एंड सेंटर। कहते साहब हम तो नमाज पढ़े, तो भी नमाज पढ़ने पर किसको रोक है? हाँ, लेकिन अब तुम हर चौराहे पे जाके नमाज पढ़ो, हर चौराहे पे तुम वो करो, तो इसी को तो कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट न करो। कांवड़ में अगर टूट फूट हो रही है, बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। कहीं भी किसी के साथ, महिला के साथ अभद्रता हो रही है, बिल्कुल गलत है। और आप जैन साहब और हमारी की परवरिश यही है
माँ बेटी बहन सबकी पवित्र होती हैं, पूजनीय हैं, और उनके ऊपर कोई भी आंख उठाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन हिंदू कौन मुस्लिम, लेकिन जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू है तो भी, मुस्लिम है तो भी, और कोई किसी बिरादरी का हो। लेकिन ये कहते नहीं नहीं साहब, आप तो हमारे बेगुनाह नौजवानों को, तो हमारे अपराधी तो बेगुनाह नौजवान हो गए, तो फिर हम लाएं कहां से? अब एक सर्वे करा लीजिए सुनीत जी, इनकी संख्या यूके प्रिजन्स में जनसंख्या कितनी है और प्रिजन्स में इनकी जनसंख्या क्या है, अमेरिका में इनकी जनसंख्या क्या है और प्रिजन्स में क्या जनसंख्या है, स्पेन में इनकी क्या जनसंख्या है और प्रिजन में क्या जनसंख्या है, जर्मनी में इनकी क्या जनसंख्या, प्रिजन में। वहां तो मोदी जी नहीं है, वहां योगी जी नहीं है, वहां आरएसएस नहीं है, तो जरूर तुमने कोई ऐसी प्रतिभा है अभूतपूर्व कि जहां जाते हो चमक जाते हो, जहां जाते हो अपने लिए जगह स्थान बना लेते हो। अरे अपने अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर डीएनए में जो कोट है कि तुम जहां जाते हो, यही अगर तुम जिहादी माइंडसेट लेके जाओगे। अभी तो यूरोप ने, कुछ मुल्कों ने आपके इमिग्रेशन को न सिर्फ बैन किया है बल्कि डिपोर्टेशन शुरू किया सुमित जी। अभी वो दिन दूर नहीं कि आपके वोटिंग राइट्स पे कदम, मैं तो यही कहता हूं इनका कुछ मत कीजिए, स्टेट ग्रांट्स इनकी बंद कर दीजिए, इनके वोटिंग राइट्स खत्म कर दीजिए, इनको जो भी इमदाद मेडिकल एड वगैरह फ्री होती है वो सब कर दीजिए बंद। ये इमदाद होती है जो टैक्स देते हैं या जो अधिकृत हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी, जो सोसाइटी और देश को खोखला कर रहे हैं, उनको एक पैसे की इमदाद की कोई जरूरत नहीं है। कब जागोगे, कब जागोगे? बहुत देर ना हो जाए। सही बात है सर। देखिए आपको मालूम है कि मैं चाइना जैसी कंट्री में रहता हूं, यहां पर सिंपल रूल है, आपको सिर्फ कंट्री के रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपको शरिया चाहिए तो किडनियां निकाल लेते हैं, पहली बात। और दूसरा, आपके राइट्स उतने ही हैं जितने मुसलमान कंट्री में जो नॉर्मल चाइनीज है उसको जो राइट्स मुसलमान कंट्री में मिलते हैं वही राइट्स मुसलमान को चाइना में मिलेंगे। होना भी वही चाहिए सर, रेसिप्रोकल है सर। होना भी चाहिए। अगर हिंदू कोई मिडिल ईस्ट में काम करने जाता है तो उसको क्या राइट्स है वहां पर? वो अपना धर्म भी फॉलो नहीं कर सकता। तो व्हाई वी हैव गिवन द प्रिविलेज टू देम टू फॉलो देयर थिंग्स इन अवर कंट्री। ऊपर से वोटिंग राइट्स भी हैं, आप इनको इरेलेवेंट कर दीजिए। ये जो इलीगल्स का पूरा इकोसिस्टम है सर, वो टूट जाएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल टूट जाएगा। आप बिल्कुल से, मैंने तो हमेशा कहा है, इनकी वोटिंग राइट्स, इनके दूसरे एम्प्लॉयमेंट राइट्स, इनके मेडिकल और फ्री राशन, और जो भी इनको ग्रांट्स मिलती हैं, अटल योजना और ये जो फ्री गैस और ये पानी वानी, ये सब टोटल इनको जो गवर्नमेंट एड्स इनकी टोटल बंद कर दीजिए। वोटिंग राइट्स खत्म कर दीजिए। इनका जैसे एक आदमी रिफ्यूजी की तरह रहता है, आप इनको वैसा कर दीजिए। 2-2.5 करोड़ नाजायज बांग्लादेशी, लगभग लाखों की संख्या में इलीगल रोहिंग्या, इनको आप कर दीजिए। आपका प्रॉब्लम वैसे ही 90% सॉल्व हो जाएगा। और बाकी लॉ शुड बी अनस्पेयरिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। इक्विटेबल एप्लीकेशन ऑफ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई फुली एग्री विद यू एंड आई होप कि मोदी जी हो या योगी जी हो या कोई भी हो, या बेशक सर आप ही हो, जो भी ऊपर काम कर रहा है, ही हैज़ टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप। देखिए मैं दुश्मन कंट्री में बैठा हूं, लेकिन उनकी एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो यही है, लॉ इज सुप्रीम। और अगर आपने अपराध सोचा भी है करना तो वो दूर की बात है, विद इन फर्स्ट हियरिंग वो फांसी पे चढ़ा देते हैं। और फांसी भी चढ़ाएंगे 2 साल के बाद, 2 साल हार्ड लेबर कराएंगे और मरने से पहले दोनों किडनियां निकाल लेंगे कि कंट्री को कुछ तो कंट्रीब्यूट करके जाओ, हमने 2 साल आपको खाना भी दिया है। सर दिस इज द वे, तभी यहां पर क्राइम जीरो है चाइना के अंदर। और ये चीजें मैं चाहता हूं कि भारत में कोई तो आए जो इन चीजों को इंप्लीमेंट करे। सर थैंक यू वेरी मच। ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है और मैं चाहूंगा भारत में भी लागू होनी चाहिए। चाइना की राइज और चाइना की प्रोग्रेस, हम कम से कम उसको तो देख करके कम से कम कुछ तो नसीहत हम लोग ले लें। क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर एंड नो नॉनसेंस अप्रोच टू एंटी नेशनल एक्टिविटीज, ये तो सीखने वाली बातें हैं। यस सर, अब मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मे बी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचेगी। मैंने उनको ऑलरेडी कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हाउ दे आर कंट्रोलिंग दिस जिहादीज इन दिस कंट्री। आई होप फ्रॉम थ्रू यू ऑल्सो दिस रीचेज द टॉप फ्लोर। पर सर आज मजा आ गया आपसे बात करके। इवन द टॉपिक बहुत ही घटिया था, विच इज लाइक अ नेशनल पैंडेमिक है एक तरह से, जिसके ऊपर हमने बात करी है। बट ये मुद्दा इतनी जल्दी खत्म होना नहीं चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप इसको थोड़ा सा और बार बार हम लोग ले गए ताकि लोग जागे। मकसद लोगों को जगाने का है, ना कि किसी को डिमीन करने का।
और ये आप कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ, क्योंकि आपके अंदर दम भी है और आवाज़ जो आपकी है वो बिल्कुल देश के जो प्रेम है वो दिखता भी है। थैंक यू वेरी मच सुमित जी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। भारत माता की जय सर, जय सिया राम।